हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 29 नवंबर 2025 सैटरडे यानी शनिवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी 3 दिन की ब्लैक फ्राइडे सेल जो है वो यहाँ पर चल रही है और कल से ये सेल जो है वो शुरू हुई है और कल तक चलेगी। इस सेल के तहत आपको हमारे सभी कोर्सेज़ में 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे वो कोई वीडियो कोर्सेज़ हों, चाहे पीडीएफ नोट्स हों या फिर टेस्ट सीरीज़ हों। आपको करना ये है कि हमारी वेबसाइट पर जाना है, दैट इज़ okul.co पर जाना है और किसी भी कोर्स को आप जिसमें एनरोल करना चाहते हैं उसको कार्ट में ऐड करें और इस कोड का यूज़ कर लें, दैट इज़ BLACK40 BLACK40। इस कोड का आप यूज़ करेंगे तो आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये मौका हाथ से जाने ना दें, है ना। हाल फिलहाल के समय की ये सबसे बड़ी सेल है जो हमारी वेबसाइट पर आई है, तो आप लोग इसको ज़रूर इसका बेनिफिट लें और जिस भी कोर्स पीडीएफ्स या टेस्ट सीरीज़ में आप एनरोल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बाकी हमारे ये जो प्रोग्राम्स हैं मेंस आंसर राइटिंग के 2026 और 2027 के, ये प्रोग्राम भी हम लोगों ने लॉन्च किए हैं। ये प्रोग्राम भी मंडे से यानी कि 1 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इनमें भी एनरोल कर सकते हैं और इन सभी प्रोग्राम्स पर भी आपको वो 40% की सेल वैलिड है, एप्लीकेबल है। आप चाहें तो जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं। कोई क्वेरी या डाउट होती है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसके थ्रू भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्रीलिम्स की भी टेस्ट सीरीज़ है हमारे पास, अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और सिमिलरली CSET लाइव क्लासेस का बैच भी है, इसमें भी आप जो है वो एनरोल कर सकते हैं। ओनली एट 1299 रुपीज़ में बैच है। अभी आप लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा वही 40% का। और अगर आप 49 रुपीज़ पे करके इसका ट्रायल लेना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो QR कोड या UPI ID दी गई है इस पर 49 रुपीज़ पे करके हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज करें और उसके बाद आपको जो ये डेमो क्लासेस हैं वो एक्सेस करने का मौका मिलेगा। और अगर आप उन डेमो क्लासेस को एक्सेस करने के बाद अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके कंप्लीट बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वो आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो मेन आर्टिकल है ये बेसिकली बात कर रहा है जीडीपी ग्रोथ रेट की, है ना। अभी जो इस साल का यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2026 का 25-26 का जो दूसरा क्वार्टर हुआ है, दैट इज़ जुलाई टू सितंबर, उसके यहाँ पर जीडीपी के डेटा आया है और उसमें ये लिखा है कि जीडीपी जो है वो अपने 6 क्वार्टर के मतलब 6 क्वार्टर्स के हाईएस्ट लेवल पर दैट इज़ 8.2% पर यहाँ पर पहुँच गई है। दिस इज़ टॉकिंग अबाउट द रियल जीडीपी। ठीक है, तो वैसे मैंने आपको बताया है कि जीडीपी के इस तरीके के जो डेटाज आपके मंथली या क्वार्टरली आते हैं उनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना होता, है ना, क्योंकि वी आर कंसर्न विद द ईयरली डेटा जो आपका ईयर एंड में इसमें आता है, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में, वो इंटरेस्टेड होते हैं हम उसमें। ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका में मतलब जो इसकी राजधानी है दैट इज़ वाशिंगटन DC में, यहाँ पर नेशनल गार्ड के मेंबर को अफगान नेशनल ने शूटिंग की थी, उसको मार दिया था, गोली मार दी थी, है ना। तो उसी के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर एक फ़ैसला लिया है। उसमें ये कहा गया है कि जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से लोग अमेरिका में आना चाहते हैं तो उनके वीज़ा के ऊपर यहाँ पर इन्होंने परमानेंटली पॉज लगा दिया है कि उनको वीज़ा ग्रांट नहीं किया जाएगा। और ये जो देश हैं इनमें इंडिया का लिस्ट, मतलब जो लिस्ट है उसमें इंडिया का नाम नहीं है। ठीक है, 19 हाई रिस्क नेशंस की बात की है, उसमें इंडिया का नाम नहीं है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि मतलब इंडियंस अगर अमेरिका में जाना चाहें तो उनके लिए अभी भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ें तो एक बीच में न्यूज़ और है वो हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये रिपोर्ट किया है कि दिल्ली का जो पानी है उसमें हैवी मेटल कंटेमिनेशन है। ठीक है, हैवी मेटल्स जो होते हैं वो उससे पानी बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड है और यूरेनियम का लेवल जो है वो दिल्ली के पानी में देश के तीसरे हाईएस्ट नंबर पर है। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। अब ये क्यों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको वो भी बताऊंगा। पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा जा रहा है कि दिल्ली का जो ग्राउंड वाटर है ना, दिल्ली के जो ग्राउंड वाटर में हैवी मेटल कंटेमिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है।
अमंग दी मोस्ट सीवियर इन द कंट्री, यानी कि पूरे देश में जितना सीवियर या आप कह सकते हैं जितना ज़्यादा हैवी मेटल कंटेमिनेशन हो सकता है, जिन जिन एरियाज में हो सकता है या जिन जिन स्टेट्स में हो सकता है, दिल्ली इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, ऐसा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि कैपिटल इज़ होम टू सम ऑफ इंडियाज़ हाईएस्ट लेवल्स ऑफ यूरेनियम, लेड, नाइट्रेट, फ्लोराइड एंड सैलिनिटी रिलेटेड इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो दिल्ली के पानी में बहुत ज़्यादा हैं, और ये ऐसे लोगों की के लिए हेल्थ रिस्क है ना, उनके स्वास्थ्य को खतरा है। कैसे लोगों के लिए? जो कि बोरवेल और हैंडपंप के पानी के ऊपर निर्भर रहते हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट वैसे ही होगा, है ना। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कैसे होगा? बोरवेल से होगा या फिर हैंडपंप के पानी से होगा, जो हैंडपंप से पानी निकाला जाता है। तो जो लोग इस तरीके के पानी के ऊपर निर्भर हैं उनके लिए ये हेल्थ रिस्क है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये कंटेमिनेंट्स हैं उनकी अगर हम बात करें, जैसे लेड, तो लेड जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टॉक्सिन्स डिटेक्टेड इन दिल्लीज एक्वीफर्स। ठीक है, एक्वीफर्स मतलब आप समझते हैं ना, जो ग्राउंड वाटर होता है, जहाँ पर ग्राउंड वाटर बेसिकली कलेक्ट होता है। तो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टॉक्सिन्स जो कि दिल्ली के एक्वीफर्स में डिटेक्ट किया गया है, ये एक न्यूरोटॉक्सिन है जो कि हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन उसको प्रभावित करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, किडनी के फंक्शन को भी इफेक्ट करता है, और इसको पॉसिबल ह्यूमन कार्सिनोजन क्लासीफाई किया जाता है। ह्यूमन कार्सिनोजन का मतलब है कि जिससे ह्यूमंस में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, पॉसिबल कैंसर कॉजिंग एजेंट लेड। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ जो दी गई है कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स है या कौन कौन से कंटेमिनेंट्स है, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर यह लिखा है कि दिल्ली हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ लेड कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर सैंपल्स इन इंडिया ड्यूरिंग द प्री मानसून सीजन। प्री मानसून सीजन के समय जो सैंपल्स लिए गए ग्राउंड वाटर सैंपल्स, उनकी अगर बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्या है? लेड, है ना। ग्राउंड वाटर में सबसे ज़्यादा लेड पाया गया है। 9.3% ऑफ द सैंपल्स एक्सीडेड BIS स्टैंडर्ड लिमिट्स। जो BIS है, दैट इज़ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की जो लिमिट्स है, उस लिमिट से 9% ज़्यादा, मतलब उस लिमिट से ज़्यादा लेड कितने सैंपल्स में पाया गया है? 9% सैंपल्स में, जो कि आसाम और राजस्थान के 3 और 2% सैंपल से ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यूरेनियम की, तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि दिल्ली में थर्ड हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ कंटेमिनेटेड सैंपल्स ऑफ यूरेनियम पाए गए हैं आफ्टर पंजाब एंड हरियाणा। सबसे ज़्यादा यूरेनियम कंटेमिनेशन कहाँ पर है? पंजाब और हरियाणा में। उसके बाद तीसरा नंबर पर है दिल्ली में। ठीक है, यूरेनियम से भी जो है वो किडनी डैमेज होता है, कार्सिनोजेनिक रिस्क हैं, और इस तरीके के जो एविडेंसेस हैं, है ना, वो वेल डॉक्यूमेंटेड है। मतलब ये होता है, ये स्टैब्लिश्ड है कि किडनी में प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनी डैमेज हो जाती है, कार्सिनोजेनिक होता है, ये कैंसर होता है, हो सकता है यूरेनियम से। ये चीज़ें वेल स्टैब्लिश्ड प्रूफ्स हैं इसके। इसके बाद ये लिखा है कि यूरेनियम लेवल जो है दिल्ली में वो परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा है, लगभग 13 से 15% सैंपल्स में। ठीक है, इस रिपोर्ट में ये आइडेंटिफाई किया गया है कि जो हमारी नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट है, ठीक है, मतलब जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ पार्ट, उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट, यहाँ पर यूरेनियम ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बाकी कंटेमिनेंट्स की अगर हम बात करें तो वो जैसे कि नाइट्रेट लेवल ज़्यादा है। ठीक है, वो भी दिल्ली के ग्राउंड वाटर में पाया गया और इन चीज़ों से भी रिस्क बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली एक ऊपर टेबल दी गई है, और इस पूरी की पूरी टेबल में आपको बताया गया है कि कौन कौन सा कंटेमिनेंट है, उसकी BIS की लिमिट कितनी है, और जितने सैंपल्स 2025 में एनालाइज किए गए वो, और उनमें से कितने सैंपल्स जो हैं उसमें इस लिमिट से ज़्यादा कंटेमिनेंट्स पाए गए हैं, वो दिया गया है यहाँ पर। और दूसरी बात, यहाँ पर कंटेमिनेंट्स और उनसे क्या हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, ठीक, स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर पड़ता है, वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो इस चीज़ों को आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा और इसको याद भी रखिएगा। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। अब यहाँ पर नाइट्रेट को लेकर लिखा गया है कि नाइट्रेट एक्सीडेंट्स वर लार्जली ड्रिवन बाय एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। ठीक है, कि नाइट्रेट का जो लेवल बढ़ रहा है वो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, या फिर आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमन मेड, मैन मेड सोर्सेज हैं उसकी वजह से बढ़ रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से, या फिर जो वेस्ट डिस्पोजल है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो इनकी वजह से नाइट्रेट कंसनट्रेशन जो है वो बढ़ रही है। वहीं अगर हम फ्लोराइड कंसनट्रेशन की बात करें कि हाई फ्लोराइड कंसनट्रेशन किस वजह से है, तो उसके जो मेन कारण हैं
वो जियोजेनिक है। जियोजेनिक का मतलब है नेचुरली अकरिंग कॉजेज हैं जिसकी वजह से फ्लोराइड कंटेंट बढ़ रहा है, लेकिन नाइट्रेट कंटेंट बढ़ने के पीछे ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके बाद यहाँ पर बात की गई है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि वो ये इंडिकेट करता है कि पानी में कितना सॉलिड्स और डिजॉल्व्ड सॉलिड्स हैं, ठीक है, पानी की सैलिनिटी कितनी ज़्यादा है ना। तो ये भी एक दिल्ली का मेजर ग्राउंड वाटर स्ट्रेस पॉइंट है। सैलिनिटी कंसर्न्स जो हैं वो पर्टिकुलरली एक्यूट हैं इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया रीजन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया विद स्टेट्स लाइक पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एंड गुजरात शोइंग, पंजाब नहीं है इसमें, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा एंड गुजरात शोइंग अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ नॉन कंप्लाइंट सैंपल्स। यानी कि ऐसी जगहों पर अगर हम बात करें, हमें जो है एरिड और सेमी एरिड एरियाज में ये समस्या, सैलिनिटी की समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दिल्ली का जो ग्राउंड वाटर है वहाँ पर एल्काली और सैलिनिटी हजार्ड्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जब इसको सोडियम एड्जॉर्प्शन रेशियो और रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट इनके थ्रू एसेस किया गया, और ये दोनों ही जो है वो इरिगेशन ये एसएआर और आरएससी जो है ये दोनों ही इरिगेशन स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। पूरे देश में अगर हम बात करें तो लगभग 99% के आसपास सैंपल्स जो हैं उनमें जो एसएआर है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट, वो अगर हम बात करें तो वो लगभग 26 या उससे कम है। लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एसएआर है वो 179.8 के आसपास है कुछ लोकेशंस में, ठीक है। और लगभग 35% के आसपास सैंपल्स ऐसे हैं जो परमिसेबल लिमिट से ऊपर हैं। और वहीं अगर हम आरएससी की बात करते हैं तो वहाँ पर देश में सबसे ज़्यादा आरएससी जो है वो दिल्ली में पाया गया है। 51% से ज़्यादा सैंपल्स ऐसे हैं जो कि जो लिमिट है दैट इज़ 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर उससे ज़्यादा है, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट निकालने का तरीका ये होता है कि जैसे आपको किसी चीज़ की कंसंट्रेशन होती है ना, मोल्स में निकालते हैं हम लोग, है ना, तो मिली मोल्स पर लीटर डिवाइडेड बाय दी जिस भी उसकी बात हो रही है आयंस की, उसके चार्ज से हम उसको डिवाइड करते हैं। अगर जैसे हम नाइट्रोजन उसकी बात कर रहे हैं सोडियम की, तो सोडियम इज Na प्लस, है ना, सिंगल प्लस होता है। कैल्शियम की बात करते हैं तो Ca2 प्लस होता है, आयंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम 1 मिली मोल पर लीटर लेते हैं इसका सोडियम का, तो उसका इक्विवेलेंट भी जो है वो 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा, है ना, आयंस की अगर मैं बात करूं। लेकिन अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो 1 मिलीमोल पर लीटर इज इक्वल टू, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो चार्ज भी उसमें आएगा, है ना, चार्ज के अकॉर्डिंग, मतलब जो वैलेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग बात होती है, मतलब दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, वो जस्ट यहाँ पर एक टर्म आया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दिल्ली ऑल्सो रिपोर्टेड सेलाइन फैकिस इन ग्राउंड वाटर, ठीक है। सलाइन फैकस का मतलब वो होता है कि जैसे आपको पता है ना कि जैसे मान लीजिए पानी में नमक घुला हुआ है, ठीक है, देयर इज अ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर, और अगर वो पानी इवेपोरेट करता है तो बाद में नमक रह जाएगा नीचे, है ना, सॉल्ट रह जाएगा, तो वही चीज़ है ये, ठीक है। NaCl टाइप वाटर जो है वो नियरली 47% ऑफ इट सैंपल्स में पाया गया है, और CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड टाइप परमानेंट हार्डनेस और ऑल्सो नोटेड, ठीक है, 6.3% जो है वो ये भी पाई गई है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का जो 2024 का डेटा है उसमें ये बताया गया कि 23% दिल्ली सैंपल्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो लिमिट से ज़्यादा थी। फ्लोराइड लिमिट से 16% सैंपल्स में फ्लोराइड लिमिट से ज़्यादा थे, 16% सैंपल्स में। 20% जो है उनमें नाइट्रेट ज़्यादा थी, और 10% में सैंपल्स में यूरेनियम लिमिट ज़्यादा थी। लेकिन ये चीज़ें अगर हम देखें 2025 में, तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो यहाँ जहाँ 23% सैंपल्स में ज़्यादा थी पिछले साल 24 में, वो इस साल बढ़कर 33% में हो गई है, ठीक है। अगर हम नाइट्रेट की बात करें तो नाइट्रेट जो है वो यहाँ 16% के आसपास में था, नहीं 20% में था, है ना, वो बढ़ के 33% पे हो गया है। फ्लोराइड की हम बात करें तो वो 16% में था, 17.8 हो गया है। यूरेनियम की अगर हम बात करें तो यूरेनियम भी बढ़ रहा है, ठीक है। 83 सैंपल्स जो लिए गए हैं उनमें से 13 सैंपल्स में जो यूरेनियम का लेवल है वो परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा है। और साथ ही साथ अगर हम ये भी बात करें कि दिल्ली रिपोर्टेड द हाईएस्ट कंटेमिनेशन इन लेड अमंग ऑल स्टेट्स ड्यूरिंग द प्री मानसून सीजन, यानी कि प्री मानसून के सीज़न में पूरे देश में सभी राज्यों का जब कंपैरिजन करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्या है, लेड कंटेमिनेशन पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली का ग्राउंड वाटर कितना ख़राब है, और खासकर ऐसे लोग जो बोरवेल के पानी पर या हैंडपम्प के पानी पर निर्भर हैं उनके लिए ये कितना बड़ा हेल्थ रिस्क है, हेल्थ हजार्ड है। समझ रहे हैं बात, है ना। चलिए तो आगे बात करते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा।
जो मैंने आपको यहाँ पर बातें बताई हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर बीच में तो और कुछ नहीं है खास आर्टिकल्स। एक्सप्लेन पेज पर चलेंगे और एक आर्टिकल हमें उसमें देखना है इकोनॉमी वाले पेज पर, तो वो भी हम देखेंगे। पहले एक्सप्लेन पेज पर बात करते हैं। इकोनॉमी वाले पेज पर चलो, पहले इकोनॉमी वाला पेज देख लेते हैं, फिर यही आ गया है पहले तो इसी को देख लेते हैं, या इसको बाद में ही देखेंगे, रुक जाओ अभी, पहले उसमें चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पर, इकोनॉमी वाले पेज पर फिर आएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर जो आर्टिकल दिया हुआ है ना, इस आर्टिकल में सिर्फ मेन बात जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है। बाकी आर्टिकल आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल में बेसिकली बात हो रही है कि हाउ एनवीडिया वर्सेस गूगल एआई चिप राइवलरी कुड अनफोल्ड। ठीक है, आपको पता होगा एनवीडिया जो है वो एक, आप कह सकते हैं मार्केट डोमिनेटेड कंपनी है, जो कि क्या बनाती है, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल जनरली, मतलब पहले, ठीक है, आज के समय से पहले जो है वो ऐसे डिवाइसेस में या ऐसे कंप्यूटर्स में यूज़ होते थे, ज़्यादा यूज़ होते थे, मतलब जो जिनमें आप कहते हैं जिनको जीपीयूज़ कहा जाता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये बेसिकली वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होते थे, जो जैसे आपने देखा होगा ना, जो गेमिंग कंप्यूटर्स होते थे, है ना, वहाँ पर, या जहाँ पर आपका डिज़ाइनिंग वगैरह की जाती थी, है ना, तो वहाँ पर ग्राफिक्स वगैरह के लिए, जहाँ पर मतलब ग्राफिक हैवी सिस्टम्स होते थे, वहाँ पर इनका यूज़ ज़्यादा होता था। ठीक है, लेकिन जब से एआई आया है ना, जब से एआई आया है, जब से जो एलएलएम्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, उनकी ट्रेनिंग बढ़ी है और बहुत ज़्यादा बड़े डेटा सेट में वो ट्रेनिंग होती है, तो उसके लिए बहुत हैवी जीपीयूज़ की ज़रूरत पड़ती है, हाई कैपेसिटी जीपीयूज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद से ये जो चिप्स का मार्केट है और एनवीडिया का जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि गूगल ने भी अपने एक टीपीयूज़ बनाने शुरू किए हैं। ठीक है, वो एक स्पेशल टाइप के, एक तरीके से प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, स्पेशल चिप्स होती हैं, जिनको हम टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है। तो ये बेसिकली राइवलरी सामने आ रही है, और ये भी बात सामने आ रही है कि जो मेटा है, मेटा मतलब फेसबुक और व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है, उसने गूगल के साथ कुछ, मतलब इस तरीके का आप कह सकते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया है कि वो आने वाले समय में इनके जो ये है प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं या चिप्स हैं, उनका इस्तेमाल करेगी। हालांकि गूगल जो है वो इसको काफ़ी पहले से बना रहा है अपने इन टीपीयूज़ को, लेकिन वो इसको किसी थर्ड पार्टी को एज सच बेचता नहीं है। जैसे एनवीडिया क्या है, एनवीडिया तो चिप्स बेचती है, ठीक है, बट ये नहीं बेचता है। तो इसीलिए यहाँ पर बात लिखी जा रही है कि क्या इनके बीच की जो ये राइवलरी है ये कैसे आगे बढ़ सकती है, उस बारे में लिखा गया है। आप चाहें तो आर्टिकल को एक बार जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग मच टू नोट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अदर देन दिस पार्ट। ठीक है, इसकी अगर हम थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पर बेसिकली हमें तीन टर्म्स दिखेंगे, उन तीनों टर्म्स को ही हमें समझना है। एक है सीपीयू, एक है जीपीयू और तीसरा है टीपीयू। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो टर्म्स हैं ये रेफर करते हैं चिप्स को। ठीक है, और ये तीनों ही चिप्स जो हैं वो काम करती हैं एज अ प्रोसेसर फॉर कंप्यूट टास्क। ठीक है, असेंशियली दे आर द ब्रेन्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड वर्क टू प्रोसेस एवरी कंप्यूट टास्क। यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जहाँ पर कंप्यूटर जो है वो अपने सारे जो फंक्शंस होते हैं, जो भी टास्क होते हैं, ठीक है, जो भी हम कंप्यूटर्स को कमांड देते हैं, है ना, वो कहाँ पर प्रोसेस होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयूज में। ठीक है, तो इनको कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकते हैं। अब ये तीनों के तीनों जो हैं वो प्रोसेसर्स हैं, लेकिन ये धीमे धीमे करके, मतलब प्रोग्रेसिवली दे गेट मोर स्पेशलाइज। मतलब सीपीयूज जो है वो आप एक तरीके से कह सकते हैं जनरल पर्पस प्रोसेसर्स हैं। ठीक है, कि किसी भी पर्पस के लिए उनका यूज़ किया जाता है, लेकिन जीपीयूज जो है वो थोड़ा सा और स्पेसिफिक है, टीपीयूज जो है वो और ज़्यादा स्पेसिफिक है। तो ये बात कही जा रही है। अब सीपीयूज की अगर हम बात करें, सीपीयूज मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दे आर जनरल पर्पस चिप्स दैट कैन हैंडल अ डाइवर्स रेंज ऑफ टास्क। ठीक है, जनरल पर्पस चिप्स हैं जो बहुत तरीके के टास्क को जो है वो हैंडल कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें जीपीयूज की, तो जीपीयूज को ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। ये एक्सेलरेटेड कंप्यूट सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। एक्सेलरेट मतलब तेज़ी से ये काम करते हैं, और इनमें ग्राफिक रेंडरिंग भी होती है। मतलब मैंने आपको बताया जो ग्राफिक्स के टास्क हैं, ठीक है, जो ग्राफिक रिलेटेड टास्क हैं जैसे एनिमेशंस वगैरह बनते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, उनके लिए जीपीयूज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और उन कामों को वो तेज़ी से कर सकता है। और वहीं जो एआई का वर्कलोड्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एलएलएम्स के लिए जो डेटा यूज़ करके ट्रेनिंग की जाती है, डेटा के बेसिस पर बहुत वास्ट डेटा होता है ना, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो जीपीयूज़ में आसानी से हो सकती हैं, फास्ट हो सकती हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें एसिक्स की, एक ये चीज़ भी होती है एसिक्स। एसिक्स होता है
एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर जनरली डिजाइन फॉर अ सिंगल स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि किसी सिंगल स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स को डिजाइन करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मतलब किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स को जो है वो डिजाइन किया गया है। वहीं अगर हम गूगल के टीपीयूज की बात करें, टीपीयूज का मतलब है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये अल्फाबेट जो कंपनी है, अल्फाबेट क्या है, गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, है ना। तो अल्फाबेट का ये खुद का एसिक है, दैट इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट है, जिसको डिजाइन किया गया है फ्रॉम द ग्राउंड अप टू रन एआई बेस्ड कंप्यूट टास्क, ठीक है। एआई बेस्ड कंप्यूट टास्क को रन करने के लिए इसको बनाया गया है, एंड मेकिंग देम अकॉर्डिंग टू द सर्च मेजर इवन मोर स्पेशलाइज्ड देन सीपीयूज एंड जीपीयूज, ठीक है। सर्च मेजर मतलब गूगल के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है सीपीयूज और जीपीयूज से भी ज़्यादा क्या स्पेशलाइज्ड बनाया गया है, ठीक है। तो आप आई होप इन तीनों का जो मतलब है वो समझ गए आप, ठीक है। एसिक क्या है वो भी आप समझ गए, स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स डिजाइन किए जाते हैं दैट इज नोन एज एसिक्स। और टीपीयू जो है गूगल का टीपीयू दैट इज टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी जो अल्फाबेट है गूगल की पेरेंट कंपनी उसी का एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट या एसिक है। समझ गए बात, ये चीज़ ध्यान रखिएगा बस। बाकी इस आर्टिकल में ऐसा कुछ खास नहीं है, आप चाहें तो एक बार जस्ट रीड कर लीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये वाले आर्टिकल की बात करते हैं। यहाँ पर एक जगह का जिक्र है, मेंशन है, छत्तीसगढ़ के राजसमंद जिले में ये जगह है दैट इज सिरपुर, ठीक है। और सिरपुर जो है वो एम कर रहा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टैग के लिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम बैटरी ऑपरेटेड गोल्फ कार्ट्स टू इमर्सिव स्टोरी टेलिंग मॉड्यूल्स द विलेज ऑफ सिरपुर इज सेड फॉर अ फेसलिफ्ट टू इनहेंस द विजिटर एक्सपीरियंस at the 5th century archaeological site in Chhattisgarh at the state government pushes for a UNESCO World Heritage tag, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली काफ़ी सारी इस तरीके की फैसिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप की जा रही हैं, ठीक है। मतलब बैटरी ऑपरेटेड गोल्फ कार्ट्स, बैटरी ऑपरेटेड जो कार्ट्स वगैरह होती हैं लोगों को लाने ले जाने के लिए वो, और साथ ही साथ इमर्सिव स्टोरी टेलिंग मॉड्यूल। इमर्सिव स्टोरी टेलिंग मॉड्यूल आपने कहीं पर ये चीज़ें देखी होंगी कि जैसे किसी कुछ जगहों पर ना कुछ कहानियाँ सुनाई जाती हैं, ठीक है, कुछ कहानियाँ सुनाई जाती हैं, बट जस्ट वो सिर्फ ऑडियो का यूज़ करके नहीं, उनके साथ साथ आपने देखा होगा कि लाइट शो होते हैं, है ना, वाटर शोज़ किए जाते हैं, लाइट शोज़ किए जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ ये ड्रोन्स वगैरह का यूज़ किया जाता है कि जैसे कहानी जिस बारे में चल रही होगी, जिस बारे में कहानी का ऑडियो चल रहा होगा, वो चीज़ वो आपको जो कलाकृतियाँ हैं, वो इमेजेस जो हैं वो ड्रोन के थ्रू बना के दिखाई जाती हैं, ठीक है। या फिर कहीं पर वीआर वर्चुअल रियलिटी का या ऑगमेंटेड रियलिटी का, एआर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो आप स्टोरी सुन रहे हैं, जो ऑडियो आपके कानों में जा रही है, आप उसको सिर्फ सुने नहीं बल्कि आप उसको रियल में फील कर पाएँ, ठीक है। उसको कहा जाता है इमर्सिव स्टोरी टेलिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। और जो सिरपुर का विलेज है इसका फेस लिफ्ट होने वाला है टू एनहेंस दी विजिटर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। विजिटर्स का जो एक्सपीरियंस है उसको और ज़्यादा ये बढ़ाने का यहाँ पर प्रयास चल रहा है। और ये 5th सेंचुरी की एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। और जब वहाँ की सरकार जो है वो इसका चाहती है कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग इनको मिल जाए, ठीक है। अगर ये अप्रूव हो जाता है तो इट वुड बी द फर्स्ट सच साइट इन द स्टेट। ये याद रखिएगा कि अभी तक छत्तीसगढ़ में कोई भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ठीक है। अगर ये टैग इसको मिल जाता है तो ये छत्तीसगढ़ की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाएगी, ठीक है। अब इस मंथ की शुरुआत में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और सिरपुर का जो स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया है ऑफ द सिरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट, ताकि इसका वो नॉमिनेशन दे सके, ठीक है। ये रायपुर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। सिरपुर जो है वो महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में है और ये 5th to 12th सेंचुरी साइट है, ठीक है। 5वीं से 12वीं शताब्दी की ये जगह है जहाँ पर हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट पाए गए हैं, ठीक है। हिंदू मॉन्यूमेंट्स भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं और जैन भी हैं। अब यहाँ पर होप फॉर यूनेस्को टैग की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है वैसे, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो एक ऐसी लोकेशन है आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, कि उसकी जो यूनिवर्सल वैल्यू है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग हो। एक प्लेस हो सकती है, एक जगह हो सकती है, कल्चरल एंड और नेचुरल सिग्निफिकेंस सो एक्सेप्शनल दैट इट इज़ ऑफ कॉमन इंपॉर्टेंस टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है।
कल्चरल और नेचुरल सिग्निफिकेंस की एक ऐसी जगह, और वो जो सिग्निफिकेंस है वो इतनी ज़्यादा एक्सेप्शन है कि ये जगह जो है, मतलब ऐसी जगह एक कॉमन इंपॉर्टेंस की हो सकती है प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। तो ऐसी जगहों को, ऐसी प्लेसेस को जो है वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिलता है। ठीक है, जो यूनेस्को टैग है इसको ग्रांट किया जाता है एक कमिटी के द्वारा आफ्टर अ लॉन्ग नॉमिनेशन प्रोसेस। ठीक है, अब ये अगर किसी ये यूनेस्को का टैग अगर किसी भी जगह को मिलता है तो ये उस जगह की जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन जाती है उस जगह की। ठीक, वहाँ पर जो टूरिज्म है वो ऑब्वियस ही बात है बढ़ जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो फिर ना सिर्फ देश से बल्कि दुनिया से भी लोग उस जगह पर विजिट करते हैं, देखने आते हैं, है ना। टूरिज्म बढ़ता है, पर्यटन बढ़ता है, पर्यटन बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि रेवेन्यू भी बढ़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। और दिस कैन ऑल्सो हेल्प मोबिलाइज फंड्स। ठीक है, फंड्स मोबिलाइज करने में भी आसानी होती है, और साथ ही साथ जो एफर्ट्स हैं मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने का, उसमें भी एक स्ट्रेंथ मिलती है। अब सिरपुर की अगर हम कॉम्प्लेक्स कल्चर और हिस्ट्री की अगर बात करें तो सिरपुर जो है वो मल्टी रिलीजियस, मैंने पहले ही बताया कि हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर मिले हैं। तो ये मल्टी रिलीजियस अर्बन सेंटर है जिसको पहली बार डिस्कवर किया गया था 1882 में। ध्यान रखिएगा, 1882 में इसकी पहली बार खोज की गई थी। और किसने की थी इसकी? अलेक्जेंडर कनिंगम ने। अलेक्जेंडर कनिंगम एक ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर था जो कि ASI का यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनता है 1871 में। उसने इसकी खोज की 1882 में। ठीक है, अब समय के साथ साथ यहाँ पर जो एक्सकवेशन, जो खुदाइयाँ होती गई, उसमें 22 जो हैं वो शिवा टेम्पल्स मिले हैं, 5 विष्णु टेम्पल्स मिले हैं, तो हिंदू के टेम्पल्स हो गए। सिमिलरली यहाँ पर बुद्धिस्ट विहार्स मिले हैं 10, और 3 जो हैं वो जैन विहार्स मिले हैं। और इन सब की जो डेट है वो माना जाता है कि ये 5th सेंचुरी के आसपास के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक अर्ली मेडिवल अर्बन प्लानिंग का फाइन एग्जाम्पल देखने को मिलता है। सिरपुर जो है वॉज द फ्लरिशिंग कैपिटल ऑफ दक्षिण कौशल अंडर द पांडुवंशी एंड लेटर सोमवंशी किंग्स। ठीक है, दक्षिण कौशल, इसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। जो एक महाजनपद हुआ करता था कौशल, ठीक है, महाजनपद हुआ करता था कौशल, जिसका एरिया आज का जो प्रेजेंट डे आपका ये है, क्या बोलते हैं, अयोध्या के पास। ठीक है, अयोध्या के पास जो प्रेजेंट डे है वहाँ पर एक महाजनपद हुआ करता था कौशल। उसी का एक डिवीजन कह सकते हैं आप इसको, दैट इज दक्षिण कौशल। लेकिन ये कौशल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मतलब इट इज नॉट, दक्षिण कौशल इज नॉट अ महाजनपद। कौशल महाजनपद हुआ करता था प्रेजेंट डे अयोध्या के पास, बट ये महाजनपद नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। और ये पांडुवंशी और बाद में सोमवंशी किंग्स के अंडर में था, उनके अंडर में ये कैपिटल था क्या, सिरपुर, इस जगह का। ठीक है, द साइट स्टिल हैज ruins ऑफ पैलेस कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जो यहाँ पर राजाओं के महल वगैरह हुआ करते थे उनके खंडहर अभी भी यहाँ पर हैं, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स देखने को मिलते हैं, टेम्पल्स और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक अर्ली मेडाइवल समय का अर्बन प्लानिंग सेंटर रहा है। अब यहाँ पर जो एक लक्ष्मण टेम्पल है विच इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, ये यहाँ पर इसकी इमेज भी दिख रही है आपको। ठीक है, इज वन ऑफ द इंडियाज फाइनेस्ट ब्रिक टेम्पल्स। ठीक है, ईंटों से बना हुआ मंदिर है। ये लगभग 7th सेंचुरी के आसपास बना था। फिर एक सुरंग तिला कॉम्प्लेक्स है, ये भी ड्रामेटिक है, काफ़ी ड्रामेटिक है, क्योंकि ये एक हाई टेरेस पर बना हुआ है जिसको आप सीढ़ियों से चढ़ के 37 स्टेप्स, 37 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो आप स्टेप एक उस पर पहुँचते हैं टेरेस पर, वहाँ पर ये बना हुआ है। इसमें कई सारी श्राइन्स हैं। ठीक है, कई सारी श्राइन्स हैं पंचायतन स्टाइल में। पंचायतन स्टाइल मतलब पंच वर्ड से निकल कर आया है। पंचायतन का मतलब होता है कि मेन श्राइन जो है वो बीच में है और उसके चारों तरफ 4 और श्राइन्स हैं। ठीक है, उसको कहते हैं पंचायतन स्टाइल। और ये साइट जो है वो एक मेजर बुद्धिस्ट सेंटर्स भी है। यहाँ पर काफ़ी बड़े विहार्स, मेडिटेशन हॉल्स और एक्सकेवेटेड स्तूपास जो हैं वो मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि यहाँ पर इन्होंने एक 6th सेंचुरी का मार्केट कॉम्प्लेक्स भी जो है वो अनकवर किया है, मतलब डिस्कवर किया है वहाँ पर भी। ये इस तरफ इंडिकेट करता है कि सिरपुर जो है वो एक रिलीजियस जगह भी थी, क्योंकि कई सारे टेम्पल्स, विहार्स इस तरीके के मिले हैं, है ना। बुद्धिस्ट विहार, जैन विहार मिले हैं, मेडिटेशन हॉल्स मिले हैं, स्तूपास वगैरह मिले हैं। और साथ साथ एक कॉमर्शियल हब भी था, क्योंकि वहाँ पर एक मार्केट कॉम्प्लेक्स को जो है वो भी पाया गया है। और इसका जो लोकेशन है दैट इज़ अलॉन्ग द महानदी रिवर एड्स टू द साइट्स वैल्यू। ठीक है, ये महानदी जो नदी है उसके पास है, मतलब उसके अलॉन्ग पाया जाता है, तो उससे इस जगह की वैल्यू जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर सरकार का जो प्लान है करेंटली अभी होता क्या है कि टूरिस्ट मस्ट नेविगेट अनस्ट्रक्चर्ड रूट्स टू एक्सेस द मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, जर्नी दैट नियरली टेक्स 3 आवर्स। अभी बेसिकली वहाँ पर जो ये अलग अलग जो मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना,
उन तक टूरिस्ट को पहुंचने के लिए कोई मतलब डेफिनेट रूट नहीं है, ठीक है, अलग अलग तरीके से रास्तों से इधर उधर से होते हुए जाना पड़ता है, तो उसमें पूरा 3 घंटे का लगभग समय लगता है, ठीक है। तो सरकार का ये प्लान है कि इस टाइम को कम किया जाएगा, कैसे, बाय पेविंग द पाथवेज एंड यूजिंग बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, मतलब जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उन सब के बीच में एक स्ट्रक्चर्ड रास्ता बनाया जाएगा और वहाँ पर जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं, है ना, उनका यूज़ किया जाएगा, ठीक। द टाउन नेचुरली फॉर्म्स 4 थीमेटिक क्लस्टर्स, बेसिकली यहाँ पर 4 थीमेटिक क्लस्टर्स देखने को मिलते हैं। बुद्धिस्ट मोनास्टिक मतलब कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको बुद्धिस्ट के विहार्स वगैरह मिल जाएंगे, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर आपको हिंदू टेम्पल्स के क्लस्टर मिल जाएंगे, ठीक है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर सिविक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिवराइन सेक्रेड लैंडस्केप, तो मतलब इस तरीके के अलग अलग जो कॉम्प्लेक्सेस या जो क्लस्टर्स हैं उनके बीच में स्ट्रक्चर्ड रूट्स बनाए जाएंगे, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स वहाँ पर चलाए जाएंगे ताकि टूरिस्ट जो हैं वो आसानी से सारे मॉन्यूमेंट्स को कम समय में कवर कर सकें, ठीक है। अ प्राइमरी पाथवे विल कनेक्ट ऑल 4, तो ये जो प्राइमरी पाथवे होगा, एक रास्ता होगा, वो इन चारों क्लस्टर्स को कनेक्ट करेगा और लोग जो हैं वो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स के थ्रू उनमें जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और काफ़ी कम समय में वो चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली प्लान है। अब लेट्स सी कि आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या ये मतलब इसको इसका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग का साइट का टैग मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। चलो फिर भी लास्ट को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। दैट इज़ योर सिरपुर इन छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग वो जो इकोनॉमी पेज पर आर्टिकल है उसकी बात करते हैं, है ना। ये बेसिकली बात कर रहा है भारत NCAP 2 की, है ना। अब ये क्या चीज़ है और इससे कैसे व्हीकल की सेफ्टी और जो पेडेस्ट्रियन होते हैं उनकी सेफ्टी पर क्या इम्पैक्ट या असर आ सकता है, तो इसके बारे में हम बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड, एक मिनट, सॉरी ये कहाँ चला गया, जस्ट वेट, हाँ ये, हाँ, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, आपको दिख रहा है ये, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, अब ठीक है ना। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने एक नया यहाँ पर ड्राफ्ट जो है वो निकाला है ऑफ भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जिसको भारत NCAP कहा जाता है। और ये किस लिए है, फॉर द असेसमेंट ऑफ कार सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ कार्स, क्रैश सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ कार्स, यानी कि किसी कार में अगर कोई कार का एक्सीडेंट होता है, वो कहीं पर टकराती है, तो जो अंदर बैठे पैसेंजर्स हैं, ठीक है, या जो अंदर बैठे उसमें व्हीकल के अंदर जो ड्राइवर और बाकी लोग हैं, उनकी सेफ्टी कितने वो सेफ रहते हैं, उस चीज़ को यहाँ पर उसके असेसमेंट के लिए ये एक प्रोग्राम सरकार लेके आई है, ठीक है। ये पहले से भी था, इसका 2.0 वर्जन आया है, तो पहली बार इसको इम्प्लीमेंट किया गया था अक्टूबर 2023 में। इसमें डिटेल्ड प्रोसीजर है फॉर द व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स टू गेट देयर व्हीकल्स टेस्टेड एज पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स AIS 197 एंड रिसीव अ स्टार रेटिंग बेस्ड ऑन द क्रैश वर्दीनेस ऑफ अ कार, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरीके के कुछ प्रोसीजर है कि जो भी कार मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, अगर इंडिया में कार्स बन रही हैं तो जो कार मैन्युफैक्चरर हैं उनको फॉलो करने होंगे ये प्रोसीजर्स, या फिर अगर आप किसी विदेशी कंपनी की कार्स को इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं तो जो इंपोर्टर हैं उनको ये प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे, और इन प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग अपनी कार्स को टेस्ट करना होगा, अपने व्हीकल्स को टेस्ट करना होगा, सो दैट ये पता लग सके कि कार की जो क्रैश वर्दीनेस है वो कैसी है। क्रैश वर्दीनेस का मतलब वही है, अगर कभी एक्सीडेंट के दौरान कार टकराती है, क्रैश होती है, तो अंदर के पैसेंजर जो हैं वो कितने सेफ रहते हैं, ठीक है। हालांकि जो ये भारत NCAP है 2023 का, है ना, वो अभी भी लागू है, 2027 तक रहेगा, ठीक है। लेकिन जो न्यू ड्राफ्ट अभी लाया गया है NCAP 2.0 का, ये जो है सेफ्टी के स्कोप को थोड़ा सा और ज़्यादा, सेफ्टी असेसमेंट्स के स्कोप को और ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है। इसमें कुछ नए मैंडेटरी टेस्ट जो है उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। टेस्ट वर्टिकल्स को अपडेट किया गया है और जो स्कोरिंग स्ट्रक्चर है ना, जो रेटिंग वगैरह मिलती है उसको भी रिवाइज किया गया है। पहली बार जो ये ड्राफ्ट स्टैंडर्ड है इसमें प्रपोज किया गया है टू टेस्ट द व्हीकल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वल्नरेबल रोड यूज़र प्रोटेक्शन फीचर्स, ठीक है। रोड यूज़र मतलब अभी तक तो बेसिकली क्या होता था कि गाड़ियों को टेस्ट किया जाता था, जो उसके अंदर बैठे हुए हैं उन लोगों का देखा जाता था, ठीक है, कि मतलब उनको कितना नुकसान हो रहा है। बट यहाँ पर अब इस चीज़ को भी टेस्ट करने की बात की गई है कि जो लोग अगर बाहर चल रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं, पेडेस्ट्रियन है, पैदल चल रहे हैं,
ठीक है, उनको कितना नुकसान होता है इस तरीके के किसी गाड़ी के एक्सीडेंट से, तो वो भी यहाँ पर इन्होंने जो है वो नया एक टेस्ट इंट्रोड्यूस इसमें किया है। ठीक है, तो भारत एनसीएपी क्या है अगर इसकी हम बात करें, इससे पहले यहाँ पर लिखा है, हाँ, क्योंकि देखियो पेडेस्ट्रियंस जो हैं दे आर वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल रोड यूजर्स अकाउंटिंग फॉर ओवर 20% ऑफ द टोटल फैटलिटीज इन रोड एक्सीडेंट्स। क्योंकि पेडेस्ट्रियन जो हैं, जो लोग पैदल चलने वाले हैं, वो वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल रोड यूजर्स हैं, कि जितने भी कार एक्सीडेंट्स या रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें 20% डेथ उनकी होती है जो रोड में चल रहे होते हैं। ठीक है, जिनका गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है, जो बेचारे रोड पे सड़क पे चल रहे हैं, वो मारे जाते हैं 20% केसेस में। ठीक है, अगर हम भारत एनसीएपी की बात करें कि भारत एनसीएपी क्या है, ये सेफ्टी रेटिंग्स प्रोवाइड करता है फॉर व्हीकल्स को बेस्ड ऑन क्रैश टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन क्राइटेरिया। ठीक है, जो बेस्ट परफॉर्मिंग व्हीकल्स होते हैं उनको 5 स्टार रेटिंग मिलती है। इसका मतलब क्या है कि वो जो व्हीकल्स हैं वो सेफ्टी पर्पज से उतने ही बढ़िया हैं। ठीक है, दीज गाइडलाइंस आर मेनली फॉर मैन्युफैक्चरर्स। ये ऐसे मैन्युफैक्चरर्स के लिए गाइडलाइंस होती है जो कि भारत एनसीएपी रेटिंग्स को अपनी कार्स पर दिखाना चाहते हैं। उससे एक तो फायदा क्या होगा कि उनकी कार ज़्यादा सेफ है ये पता लगेगा, है ना। और अगर वो उसको मार्केटिंग कैंपेन्स में भी यूज़ कर सकते हैं, कि जब भी आप अपने किसी गाड़ी का कोई कंपनी अगर एडवर्टाइजमेंट कर रही है ना, लोगों तक पहुंचने के लिए अपना प्रचार कर रही है, तो वो ये चीज़ भी दिखा सकती है कि हमारी गाड़ी देखिए 5 स्टार रेटिंग है सेफ्टी के मामले में, है ना। तो वो चीज़ है, उसके लिए यहाँ पर बताया गया है। ये मतलब ऐसे काम आता है। While many safety standards apply to a car before it is allowed on the road, Bharat NCAP is a unique because it focuses on crash worthiness, a step beyond the basic roadworthiness requirements. ठीक है, वैसे तो कई सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड जो हैं वो एक कार के ऊपर, एक व्हीकल के ऊपर अप्लाई होते हैं बिफोर वो गाड़ी अलाउ हो रोड में चलने के लिए। ठीक है, कि क्या ये रोड में चलने के लिए गाड़ी तैयार है, या इसमें सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को जो है वो फॉलो किया गया है, अवॉइड किया गया या नहीं किया गया, वो सब देखा जाता है। लेकिन एनसीएपी जो है वो इसलिए यूनिक है क्योंकि ये क्रैश वर्दीनेस के ऊपर भी फोकस करता है। क्रैश वर्दीनेस का मतलब वही है कि गाड़ी सड़क पर चलने के लिए रेडी है, सारे नॉर्म्स इसने अप्लाई फॉलो हुए हैं, वो ठीक है। बट अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है रोड पर चलने के बाद, गाड़ी कहीं से टकरा जाती है, तो उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स कितना सेफ रहेंगे, है ना, वो भी चीज़ यहाँ पर जो है वो देखी जाती है। तो इसलिए ये एक यूनिक फीचर है आप कह सकते हैं। ठीक है, मतलब यूनिक एक तरीके से एक प्रोग्राम है। अब यहाँ पर लिखा है कि टू बी श्योर देयर आर अदर सिमिलर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे वहीं ऐसा है, हमारे देश में ही, और देशों में भी इस तरीके के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे कि ग्लोबल एनसीएपी जो है वो दुनिया में जिस तरीके से फॉलो किए जाते हैं, है ना, भारत में भी उसी तरीके से एनसीएपी जो है उसको डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड इंडिया स्पेसिफिक सेफ्टी सर्टिफिकेट्स। ठीक है, इंडिया स्पेसिफिक सेफ्टी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। एंड मेक एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ईजियर इन व्हीकुलर सेफ्टी। ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उसको और आसान बनाने के लिए, कि व्हीकुलर सेफ्टी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को के अडॉप्शन को और ज़्यादा, मतलब कि और ज़्यादा उसको हम यूज़ कर सकें। ठीक है, टेक्नोलॉजी को फॉर द व्हीकुलर सेफ्टी। ये प्रोग्राम जो है वो वॉलेंट्री इन नेचर है, सभी व्हीकल्स को या सभी मैन्युफैक्चरर्स को करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलेंट्री नेचर में है। और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है पुणे में, वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है या एजेंसी है जो ये भारत एनसीएपी की रेटिंग्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब इसमें प्रपोज चेंजेस की अगर हम बात करें तो जो 2023 का वर्जन है, जो मतलब जिसको आप कह सकते हैं एनसीएपी 1.0, उसमें बेसिकली जो व्हीकल्स हैं उनको 3 वर्टिकल्स में एसेस किया जाता है। एक है एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन। एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन का मतलब वही है कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए जो एडल्ट्स हैं वो कितना सेफ हैं, है ना, कोई भी अगर कभी एक्सीडेंट वगैरह होता है उस सिचुएशन में। फिर वही है चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन। चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन मतलब कि अंदर बैठा हुआ बच्चा कितना सेफ है। और सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी। सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज मतलब कई सारी ऐसी जो आजकल नई गाड़ियाँ आ रही हैं ना, उनमें ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊँ, एक होती है आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। ठीक है, कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो किसी सामने वाली गाड़ी के बहुत नज़दीक आ जाती है तो गाड़ी में ऑटोमेटिक ब्रेक्स लग जाते हैं। ठीक है, गाड़ियों में स्पीड लिमिटर होता है कि वो अगर आपकी गाड़ी एक पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा में चल रही होगी तो वो गाड़ी में कुछ सायरन सा बजने लगेगा, सो दैट आप अलर्ट हो जाएं कि आपकी स्पीड बहुत तेज़ है। ठीक है, वहीं एक लाइन असिस्ट फीचर होता है कि गाड़ी अगर आपकी जो एक लेन में चल रही है, अगर वो एक लेन से थोड़ा सा भी अंदर बाहर होती है ना, तो आपको फिर से सिग्नल मिलने लगेगा। फिर आपका एक ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, ब्लाइंड स्पॉट देखने वाला,
कि ऐसी चीज़ें जो आपको रियर व्यू मिरर्स में जो आरवीएम्स होते हैं उनमें नहीं दिखाई दे रही है, तो उसको लेकर भी अलर्ट आता है। ठीक है, ड्राइवर की ड्राउजीनेस को भी डिटेक्ट करने वाला होता है कि अगर ड्राइवर को मान लीजिए नींद सी आ रही है, झपकी सी लग रही है, तो उस सिचुएशन में भी वो अलर्ट कर देता है ना। तो इस तरीके के जो सेफ्टी असेस टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनके आधार पर व्हीकल्स को असेस किया जाता था। ठीक है, अब इन चीज़ों को चेक करने के लिए टेस्ट जो है वो किए जाते थे कि 64 किलोमीटर पर आवर फॉर फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट, मतलब आगे से गाड़ी टकराएगी उसको टकरा के ऐसे टेस्ट किया जाता था। वो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में करते थे। अगर साइड इम्पैक्ट टेस्ट है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर करते थे। और जो ऑब्लिक साइड इम्पैक्ट है, ऑब्लिक मतलब एक तो हुआ फ्रंट ऑन, ठीक है, एक हुआ साइड से, और एक हुआ कि मतलब जैसे मान लीजिए कोई पोल वगैरह उसमें गाड़ी टकरा के निकल गई, तो उसके लिए 29 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अलग अलग स्पीड्स में इस तरीके के टेस्ट किए जाते थे, है ना। व्हीकल्स को जो है वो डेलिबरेटली जानबूझ के इन स्पीड्स पर क्रैश कराया जाता था अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस टू इवेल्युएट सेफ्टी को इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, अब ये जो नया वर्जन आया है दैट इज NCAP 2, इसमें जो वर्टिकल्स हैं, दोनों वर्टिकल्स और क्रैश टेस्ट को एक्सपेंड किया गया है। ओवरऑल रेटिंग फॉर द व्हीकल जो है वो अब 5 असेसमेंट के आधार पर होगी। एक है सेफ ड्राइविंग, 10% उसका वेटेज है। एक्सीडेंट अवॉइडेंस भी 10%, क्रैश प्रोटेक्शन 55%, वल्नरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन ये वही है पेडेस्ट्रियंस के लिए 20%, और पोस्ट क्रैश सेफ्टी 5%। ठीक है, और सिमिलरली जो नंबर ऑफ क्रैश मैंडेटरी क्रैश टेस्ट हैं रिक्वायर्ड फॉर द क्रैश प्रोटेक्शन वर्टिकल, इसको 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। ठीक है, 64 किलोमीटर पर आवर वही फ्रंटल इम्पैक्ट के लिए अगेंस्ट अ डिफॉर्मेबल बैरियर, 50 किलोमीटर पर आवर लेटरल इम्पैक्ट against a mobile deformable barrier, 32 km per hour oblique side impact test against a rigid pole, 50 km per hour frontal impact against a full width rigid barrier, और 50 किलोमीटर पर आवर रियर इम्पैक्ट अगेंस्ट अ मोबाइल रिजिड बैरियर। ठीक है, तो किस किस तरीके के बैरियर्स में फ्रंटल टेस्ट, साइड टेस्ट, ऑब्लिक टेस्ट, वो सब हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए। एन असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल इंजरीज टू एडल्ट ऑक्यूपेंट्स एंड ड्राइवर। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कभी कोई क्रैश होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उससे ड्राइवर को और बाकी ऑक्यूपेंट्स को जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं उनमें कितने इंजरीज या उनको कितनी चोट लग सकती है ना। और जो फ्रंट सीट पर बैठे हैं, रियर सीट पर बैठे हैं, या जो बच्चे हैं, उनका असेसमेंट भी यहाँ पर इस तरीके के जो एंथ्रोपोमॉर्फिक टेस्ट डिवाइसेस होते हैं उनका इस्तेमाल करके ये असेसमेंट भी किया जाता है कि उनको कितनी पोटेंशियल इंजरी हो सकती है। ठीक है, 2025 का जो ड्राफ्ट है इसमें 3 कंप्लीटली न्यू असेसमेंट एरियाज जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि 2023 के डॉक्यूमेंट में नहीं था। ठीक है, उसमें सिर्फ एक यही था जो मैंने आपको बताया, ये सेफ्टी असिस्टेड टेक्नोलॉजी वाला, है ना। इसमें एक है बेसिकली ये वल्नरेबल रोड यूज़र प्रोटेक्शन, जो 3 नए ऐड किए गए हैं उसमें से एक ये वाला है जिसका 20% वेटेज है, वो मैंने आपको बता ही दिया, ये वही पेडेस्ट्रियन के लिए है। ठीक है, 2025 का डॉक्यूमेंट जो है इसमें 4 स्टार और 5 स्टार रेटिंग के लिए वेटेज को बढ़ा दिया है। ठीक है, 4 स्टार रेटिंग अब 65 पॉइंट्स पर मिलेगी और 5 स्टार रेटिंग जो है वो 80 पॉइंट्स पर मिलेगी। पहले ये 60 और 70 पॉइंट्स पर मिलती थी। 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार रेटिंग के लिए वेटेज पॉइंट्स 30, 40 और 50 है रिस्पेक्टिवली। और इसके साथ साथ अगर किसी व्हीकल को 3 स्टार या उससे ऊपर की रेटिंग जो है वो अचीव करनी है NCP 2 के अकॉर्डिंग, 2.0 के अकॉर्डिंग, तो AOP स्कोर, ठीक है, यानी कि ऑक्यूपेंट, ये AOP का मतलब क्या था, ये एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, इसका स्कोर जो है वो 55% होना चाहिए इन द टोटल क्रैश प्रोटेक्शन वर्टिकल स्कोर। ठीक है, तभी जाके वो 3 स्टार या उससे ऊपर की रेटिंग मिल सकती है। क्लियर है बात। बहुत ज़्यादा रेटिंग वगैरह पे मत जाइएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि भारत NCAP क्या है ना, और इसमें क्या चीज़ जो है वो नई ऐड की गई है ना। क्योंकि ये जो मतलब आप कह सकते हैं, अगर कहीं पर मान लीजिए प्रीलिम्स में तो ठीक है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट मेंस में भी अगर कहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे देश में जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की डेथ्स जो है वो, चाहे वो खुद व्हीकल चला रहे हों या फिर ये पेडेस्ट्रियन वाला केस हो, बहुत सारे लोगों की डेथ जो है वो हर साल रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती है। ठीक है, तो सवाल अगर ये आता है कि रोड एक्सीडेंट्स की वजह से बहुत सारी डेथ्स होती हैं और व्हाट आर द स्टेप्स जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या सरकार क्या कदम उठा रही है इनको कंट्रोल करने के लिए, तो वहाँ पर आप एक जगह पर ये पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं कि सरकार ने एक नया ड्राफ्ट लेके आए हैं भारत NCAP 2.0 का। वहाँ पर ये जो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी है इसको लेकर भी एक मैंडेटरी टेस्ट जो है वो इंक्लूड किया गया है, जिसको 20% वेटेज मिला है। ठीक है, 20% वेटेज चाहे नहीं भी लिखो, इतना लिख सकते हो कि उसमें एक मैंडेटरी टेस्ट फॉर द पेडेस्ट्रियन
या रोड यूज़र सेफ्टी, उसके लिए भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो वो एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा और उससे ये पता लगेगा एग्जामिनर को कि हाँ आपको वाकई में आपके आसपास जो भी रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, यू हैव द आइडिया ऑफ अबाउट देम। ठीक है, मेंस में आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना हो सकता है और प्रीलिम्स के लिए तो क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं। ठीक है, भारत NCAP 2 रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इसके कुछ फीचर्स या उसके कुछ गाइडलाइंस को लेकर 2-3 पॉइंट्स दे सकते हैं स्टेटमेंट्स के रूप में, है ना। चलो, क्लियर हो गई बात। चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, तो सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे। और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप में से जो भी लोग अगर हमारे साथ CSET पढ़ना चाहते हैं तो लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। 1299 का बैच है, और अगर आप 49 रुपीज़ पे करना चाहें तो उसके थ्रू भी आप लाइव क्लासेस में जो मतलब ये ट्रायल है वो ले सकते हैं। ठीक है, आपको QR कोड और UPI ID के थ्रू यहाँ पर 49 रुपीज़ पे करना है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करना है, देन यू विल बी एडेड टू अ टेलीग्राम ग्रुप, और वहाँ से आप इन क्लासेस को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सेस करने के बाद अगर आपको लगता है सेटिस्फाइड है तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके कंप्लीट बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। बाकी हमारे पास 26 और 27 के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम ऑलरेडी हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, जो कि 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और इन सभी पर आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कल तक इनमें एनरोल करते हैं तो। ठीक है, ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, 40% का ऑफ है अगर आप इनमें कल तक एनरोल करते हैं तो। ठीक है, बाकी अगर आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स और बाकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स ओकुल ज़रूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।